सो गाइज, अगर हम सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है, लाइक कोई भी एक दांत का लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें जो सबसे पहले हमको लिखना है वो है क्रोनोलॉजी। सबसे पहले हमको क्रोनोलॉजी, कोई भी एक दांत भी हम जो भी पढ़ेंगे, चाहे वो मैक्सिला का हो या मैंडिबुल का हो, तो सबसे पहले जो हमको देखना है वो है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में बेसिकली अगर हम देखेंगे क्या क्या आ रहे हैं, फर्स्ट हम जो जानेंगे वो है फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन, ये सारे दांतों, जितने सारे टूथ हम पढ़ने वाले हैं, चाहे ये मैक्सिला हो या मैंडिबुल हो, उसमें हमको फर्स्ट एविडेंस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पहले लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा आता है वो है एनामेल कंप्लीशन। सेकंड में हमारा जो आएगा वो है एनामेल कंप्लीशन। उसके बाद एनामेल कंप्लीशन के बाद हमारा आता है इरप्शन। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन का मीनिंग क्या है, एनामेल कंप्लीशन का मीनिंग भी क्या है, और रूट कंप्लीशन, इरप्शन के बाद आएगा रूट कंप्लीशन। रूट कंप्लीशन आएगा। सबसे पहले जो हमारा आता है फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन। एक परमानेंट मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसीजर हो गया या लेफ्ट सेंट्रल इंसीजर हो गया, उसका जो फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन होता है वो हो जाता है हमारा 3 to 4 मंथ्स। अगर हम एनामेल कंप्लीशन की बात करेंगे तो वो होता है हमारा 4 to 5 ईयर्स। 4 साल से लेके 5 साल के अंदर हमारा जो एनामेल होता है वो प्योरली कंप्लीट हो जाता है, उसका जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर हम इरप्शन का बात करेंगे तो 7 से 8 साल के अंदर जो हमारा टूथ है वो इरप्ट होना, यानी कि निकलना शुरू होता है, दांत निकलना शुरू होता है। और पूरा दांत फॉर्मेशन होने के लिए, पूरा एक दांत फॉर्मेशन होने के लिए हमको ऑलमोस्ट 10 साल लग जाता है। यानी कि जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसीजर, परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसीजर जो है, उसको होने के लिए ऑलमोस्ट 10 साल लग जाता है। और 10 साल को वो एकदम एक क्राउन और रूट दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था हमारा क्रोनोलॉजी पार्ट। क्रोनोलॉजी के बाद जो हमारा आता है वो है, हमारा आता है डायमेंशंस। ये आपको जो क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस बेसिकली ये रहता है कि राइट द क्रोनोलॉजी ऑफ द टूथ, राइट द डायमेंशन ऑफ द टूथ एंड डिस्क्राइब ऑल द मॉर्फोलॉजी ऑफ परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसीजर। अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको लास्ट को ये लिख के बता दूंगा। सेकेंडली हम जो देखने वाले हैं वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ द परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसीजर। अगर हम डायमेंशंस की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ द क्राउन, पहले हम क्राउन का देखेंगे। लेंथ ऑफ द क्राउन, जो क्राउन का लेंथ होता है वो होता है हमारा 10.5 मिलीमीटर। उसके बाद आता है हमारा लेंथ ऑफ द रूट, लेंथ ऑफ द रूट। रूट का लेंथ अगर हम देखेंगे तो वो होता है हमारा 13 मिलीमीटर। उसके बाद हमारा आता है मेजियो डिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मेजियल और डिस्टल का मीनिंग क्या है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके और फिर से चेक कर सकते हैं। मेजियो डिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन अगर हम देखेंगे तो वो होता है हमारा 8.5 मिलीमीटर। उसके बाद हमारा आता है मेजियो डिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन एट द सर्विक्स। एक सर्विक्स के मतलब एक जेनरली कितना, मतलब आपका जो डायमेंशन होता है कितना होता है, लाइक लेंथ डायमीटर कितना होता है, यानी कि सर्विकल लाइन को छोड़ के उसके ऊपर, यानी कि क्राउन के ऊपर वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका मेजियो डिस्टल। ये आपका हो गया फॉर एग्जांपल सर्विकल लाइन। यहाँ का डायमीटर कितना है और यहाँ का डायमीटर कितना है। ये बेसिकली हो गया मेजियो डिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन एट द सर्विक्स, और ये आपका हो गया मेजियो डिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन। मेजियो डिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन एट द सर्विक्स अगर हम देखेंगे तो वो हो जाता है हमारा 7 मिलीमीटर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है मेजियल कर्वेचर या मेजियल कर्वेचर at the cervical line
और एक आपका होता है डिस्टल कर्वेचर एट द सर्विकल लाइन। सो अगर मेजियल कर्वेचर एट द सर्विकल लाइन हम देखेंगे तो वो हमारा बेसिकली 3.5 मिलीमीटर होता है, और अगर हम डिस्टल का बात करेंगे तो वो 2.5 मिलीमीटर होता है। सो गाइज आप लोगों को पता होगा कि आप तो ऑलरेडी डेंटिस्ट्री में आ चुके हैं। सो बेसिकली अभी आपको सारे दांत लाइक 32 टीथ ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है, और आपका एक एक टीथ एक एक लॉन्गोस्टिन के बराबर होते हैं, तो आप कोई एक भी दांत को स्किप करना मतलब सही नहीं रहेगा अगर यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए। और अगर हम एमडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उस हिसाब से तो आप कुछ भी छोड़ के मतलब जा नहीं सकते, क्योंकि वो एक रिस्क फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। सो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो आपको सारा दांत को अच्छे से पढ़ना चाहिए। सो अभी हम मॉर्फोलॉजी ऑफ द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसीजर देखेंगे। सो बेसिकली मैक्सिलरी परमानेंट मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसीजर का हम जो मॉर्फोलॉजी का बात कर रहे हैं, सो बेसिकली हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे लावियल एस्पेक्ट के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिंगुअल एस्पेक्ट के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजियल एस्पेक्ट के बारे में। मेजियल एस्पेक्ट के बाद जो आता है हमारा वो है डिस्टल एस्पेक्ट। डिस्टल एस्पेक्ट और सबसे जो लास्ट वाला जो एस्पेक्ट है हमारा होता है वो हो गया हमारा इंसीजल एस्पेक्ट। इंसीजल एस्पेक्ट। सो बेसिकली ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक चैप्टर जो है ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चंस आता है ये है कि राइट द क्रोनोलॉजी डायमेंशंस ऑफ द परमानेंट मैक्सिलरी राइट और लेफ्ट सेंट्रल इंसीजर एंड ऑल्सो डिस्क्राइब अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी। सो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। सो मैं ऑलरेडी आपको टूथ नंबरिंग सिस्टम बता चुका हूँ, जिस वजह से मैं इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें टूथ नंबरिंग सिस्टम को भी ऐड करना चाहिए। उसी टीथ का जो टीथ का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया है उसी टीथ का यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ नोटेशन, जिगमोंडी पाल्मर नोटेशन और एफडीआई सिस्टम नोटेशन को आपको लिखना, ये एक आपके लिए मतलब एक ग्रेस मार्क जैसा काम आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाबियल एस्पेक्ट के बारे में। सो लाबियल एस्पेक्ट। सो पहले जब आप लिखेंगे कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आप हेडिंग दे दिए लाबियल एस्पेक्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस दांत का डायग्राम करना पड़ेगा। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैक्सिलरी परमानेंट सेंट्रल मैक्सिलरी सेंट्रल इंसीजर का डायग्राम करेंगे। सो ये हो गया आपका परमानेंट मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसीजर, और जो भी छोटा मोटा लेवलिंग्स होगा आप उसको भी दिखाने वाले हैं। सो डायग्राम आप कर लिए अच्छे से। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे या लेबलिंग करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको 3 यू शेप्ड या स्कैलोप शेप्ड आप देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं मैमेलॉन्स। मैमेलॉन्स। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है हमारा सर्विकल लाइन। ये हमारा हो गया रूट, ये हो गया हमारा क्राउन, सॉरी ये हमारा हो गया क्राउन और ये हो गया हमारा रूट। सो जब आप एक्सप्लेन करेंगे सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सो बेसिकली मैक्सिलरी सेंट्रल इंसीजर जो होता है वो हमको कटिंग यानी कि कट करने के लिए और सियरिंग मतलब चीरने या फाड़ने के लिए हेल्प करता है। सो चलिए हम लिखते हैं मैक्सिलरी परमानेंट। सो जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि जो परमानेंट मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसीजर है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है
वो ये है कि ये हमको फूड को कट करने के लिए या फाड़ने के लिए हेल्प करता है। सो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो मैक्सिलरी परमानेंट राइट सेंट्रल इंसिजर, basically it helps in cutting and searing of the food. so फूड को फाड़ने के लिए और कट करने के लिए ये हमको हेल्प करता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इंसिजल रीच। नाम इंसिजल रीच है। इंसिजल रीच क्या है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सो इट इज अ लिनियर एलिवेशन। सो नाम इंसिजर हम पढ़ रहे हैं, सो आपको इंसिजल रीच करके याद रखने के लिए इजी होगा। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे, सो इंसिजल रीच जो है इट इज क्लियरली विजिबल और इज प्रोमिनेंट। सो आप लिख सकते हैं कि इंसिजल रीच इज प्रोमिनेंट from this aspect. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक एक भाइबा में पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंसिजल रीज एंड इंसिजल एज। सो इंसिजल रीज जो है वो हमारा दांत में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, वो हमारा बॉडी में ऑलरेडी स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, वो हमारा दांत में ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के वजह से ग्रेजुअली क्या होता है, ये जो रीज है ये एक रेक्टेंगुलर दिखाई देता है, रेक्टेंगुलर एलिवेशन जैसे दिखाई देता है। लेकिन ग्रेजुअली खाना खाने के वजह से वो क्या होता है, वो शार्प हो जाता है और एक एज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इंसिजल एज। सो हम क्या लिख सकते हैं कि इंसिजल रीज जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंसिजल एजेस। सो उस जो प्रोसेस में आपको बोला कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं, बार बार खाना खाने से हो गया या बार बार जो ऑक्लूजन होने के वजह से हो गया, सो उस वजह से जो हो रहा है, सो हम उसका जो टर्म का नाम देंगे, जो टर्म का नाम है वो है अट्रीशन। ये वर्ड आपको याद रखना जरूरी है, उसको हम बोलते हैं अट्रीशन। शेडिंग ऑफ हो जाना हम भी बोल सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अट्रीशन। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो इंसिजल रीच जो है वो कैसे फॉर्म होगा, बाय द जंक्शन ऑफ द लिंगो इंसिजल सरफेस एंड द लैबियल सरफेस। मतलब ये आपका लैबियल सरफेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डायग्राम करके दिखा रहा हूँ, ये आपका लैबियल सरफेस हो गया, ये आपका इंसिजल अगर आप ऊपर से देखेंगे ऐसे दिखाई देता है ऊपर से। सो इंसिजल एंड द लिंगुअल, सो लिंगो इंसिजल सरफेस एंड द लैबियल सरफेस। सो बेसिकली इंसिजल रीज इज फॉर्म by the junction of lingo-incisal and the labial surface। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हम लैबियल सरफेस देखेंगे, देन लैबियल सरफेस इज लिटिल बिट लेस कॉन्वेक्स एज कंपेयर टू द मैक्सिलरी लैटरल इंसिजर एंड मैक्सिलरी कैनाइन। सो अगर मैं आपको मैक्सिलरी कैनाइन और मैक्सिलरी लैटरल इंसिजर का बात करूं या कंपेयर करूं मैक्सिलरी सेंट्रल इंसिजर के साथ मैक्सिलरी लैटरल इंसिजर और मैक्सिलरी कैनाइन के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो ये लेस कॉन्वेक्स होता है। यानी कि आप जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, कैनाइन में थोड़ा ज्यादा ऐसे होके आया होगा एज कंपेयर टू द सेंट्रल इंसिजर। सो यही बात बोल रहा है, इज लेस कॉन्वेक्स।
सो गाइज अभी हम देखेंगे कि लैबियल एस्पेक्ट में बेसिकली जो हमारा क्राउन होता है मॉर्फोलॉजी के अनुसार हम देखेंगे तो क्या क्या सब फीचर्स होता है। सो उसको हम देखते हैं। सो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्रॉम द लैबियल एस्पेक्ट, हम लैबियल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो छोटा मोटा कुछ बाकी है अगर हम देखेंगे तो क्राउन जो है वो सिमेट्रिकल होगा। क्राउन बेसिकली सिमेट्रिकल होता है एंड रेगुलरली फॉर्म सो सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ ना, अगर हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड करेंगे, वर्टिकली अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, मतलब इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर हम इंसिजल एज की बात करेंगे, इंसिजल एज, तो इंसिजल एज जो होता है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है। इंसिजल एज कहाँ पे होगा? इंसिजल एज जो है वो स्ट्रेट होता है। इंसिजल एज बेसिकली इसको हम इंसिजल एज बोलेंगे। सो इंसिजल एज जो है वो स्ट्रेट होता है। उसके बाद अगर हम मेजियल आउटलाइन या मेजियल साइड का बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका मेजियल साइड हो गया, ये आपका डिस्टल साइड हो गया। सो मेजियल साइड जो है वो स्ट्रेट आउटलाइन होता है, वो स्ट्रेट होता है। और अगर हम डिस्टल साइड का बात करेंगे, डिस्टल साइड का, तो डिस्टल साइड में स्लाइटली कर्व होता है, स्लाइटली कर्व होगा, यानी कि ये ऐसे आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये अगर मेजियल हुआ तो यहाँ पे ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे स्लाइटली कर्व होता है और यहाँ पे एकदम स्ट्रेट होता है। उसके बाद डिस्टो इंसिजल एंगल का अगर हम बात करेंगे, डिस्टो इंसिजल एंगल के बारे में बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट राउंड होता है। ठीक है। अगर आपका जो इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटॉमी स्ट्रांग होगा तो आप ये सब चीज अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सब चीज आपको समझ में इजीली आ जाएगा। सो ये बेसिकली हमारा लैबियल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन हो गया। अभी हम लिंगुअल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। सो लिंगुअल एस्पेक्ट, अगर हम लिंगुअल एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिंगुअल एस्पेक्ट का डायग्राम बनाएंगे। अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने वाले हैं तो डायग्राम इज मस्ट। सबसे पहले आप डायग्राम अच्छे से बनाइए। डायग्राम, एक क्वेश्चन का जो आंसर आप देने वाले हैं उसमें अगर आप डायग्राम को इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको जो मार्क है वो ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू एक बच्चा जो बहुत कम मार्क, मतलब बहुत कम डायग्राम किया होगा, उसको कम मार्क मिलता है। सो अगर हम सेंट्रल इंसीजर का मैक्सिलरी, परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसीजर का लिंगुअल सरफेस बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया लिंगुअल फोसा। सो ये हमारा हो गया लिंगुअल फोसा। ये हमारा हो गया सिंगुलम और ये हमारा हो गया सर्विकल लाइन। ये हमारा हो गया सर्विकल लाइन। सो अगर हम बोलेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट जो होगा, सो फ्रॉम द लिंगुअल एस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे लिंगुअल फोसा, जो लिंगुअल फोसा है वो बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट और क्लियरली विजिबल। सिमिलरली अगर हम सिंगुलम का बात करेंगे, सिंगुलम क्या होता है, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ द एनामल, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ enamel. So this is also clearly visible. ये भी
हमारा क्लियरली विजिबल होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर्विकल लाइन के बारे में, इट शोज convexity towards the apex of the tooth। सो ये हमारा हो गया लिंगुअल एस्पेक्ट के बारे में। सो ये था हमारा लिंगुअल एस्पेक्ट। उसके बाद अगर हम डिजिटल एस्पेक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये बेसिकली एक वेज शेप्ड का होता है। सो हम पहला पॉइंट जो लिखने वाले हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मतलब आप देखने से भी ये समझ सकते हैं कि मेजियली अगर हम बात करेंगे तो ये एक वेज शेप जैसे दिखाई देता है। कैसे? वेज शेप्ड। सो आप ये पॉइंट इजीली याद रख सकते हैं, ये इतना भी डिफिकल्ट है नहीं। उसके बाद जो आता है इंसिजल जो रीज है वो लाइंस विद द अपेक्स, मतलब अगर हम देखें यहाँ पे, यहाँ से अगर हम लाइन खींचेंगे, अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो जो अपेक्स होगा, ये डायग्राम थोड़ा गलत हुआ है, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। सो बेसिकली जो अपेक्स हो गया और आपका जो टूथ का जो एज हो गया, ये तीनों चीज एक ही लाइन में आने वाले हैं। सो जो अपेक्स हो गया और आपका जो इंसिजल रीज हो गया, ये तीनों, ये जो है ये दो चीज एक ही लाइन में आता है। सो हम उसको क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे कि जो इंसिजल रीज है, इंसिजल रीज जो है, इंसिजल रीज, it lies in a line with the apex, मतलब apex और जो हमारा इंसिजल रीज है ये मेजियली से अगर हम देखेंगे ये एक ही लाइन में आता है। labially and lingually coronal to the cervical lines are the crest of the curvature and this crest of curvature gives maximum labiolingual dimension। सो अगर हम बात करेंगे और एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, अगर हम ये हो गया आपका लैबियल साइड और ये आपका हो गया लिंगुअल साइड। सो अगर लैबियली हम देखेंगे तो लैबियल जो आउटलाइन है ये कन्वेक्स है और जो लिंगुअल आउटलाइन है ये, अगर मैं बात करूं अपाइकल इंसिजल थर्ड और मिडिल थर्ड रीजन में, तो वो कनकेविटी शो करता है। और अगर हम अपाइकल थर्ड से ले की बात करेंगे तो वो थोड़ा कन्वेक्सिटी शो कर रहा है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा लैबियल थर्ड है, जो हमारा क्या है लैबियल आउटलाइन, जो हमारा लैबियल आउटलाइन है वो कन्वेक्सिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कन्वेक्सिटी। ये तो आप डायग्राम से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ आपको इसको याद रखना नहीं पड़ेगा, अब जो बस डायग्राम में दिख रहे हैं आपको वही लिखना है। सिमिलरली अगर मैं रूट का बात करूंगा तो रूट जो है वो कोनिकल शेप का है, कोन शेप्ड का है। सो कोन शेप्ड एंड हम क्या लिख सकते हैं कि जो अपेक्स है इसका जो अपेक्स होगा रूट का वो राउंडेड है। वो क्या है? राउंडेड होगा। सो ये भी आप डायग्राम से देख सकते हैं कि ये कोनिकल शेप का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोनिकल शेप का रूट है और उसका जो अपेक्स है वो अपेक्स भी आप यहाँ पे देख रहे हैं वो राउंडेड है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट जो हम छोड़ दिए हैं वो ये है कि जो सर्विकल लाइन है, सर्विकल लाइन वो क्या शो कर रहा है? इट्स शोइंग कनकैविटी टुवर्ड्स द अपेक्स ऑफ द रूट, टुवर्ड्स द अपेक्स ऑफ द रूट। सो रूट का अपेक्स को ये कनकैविटी शो कर रहा है। सो ये हो गया हमारा मेजियल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। डिजिटल एस्पेक्ट। सो बेसिकली अगर मैं मैक्सिलरी परमानेंट राइट या लेफ्ट सेंट्रल इंसिजर के बारे में बात करूं और उसका डायग्राम के बारे में बात करूं तो इन दोनों का जो डायग्राम होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बस एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा
मतलब जब आप लेबलिंग करेंगे डायग्राम का ना, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किस साइड का लिख रहे हैं। सो अगर आप उस तरफ का डायग्राम किए हैं, जो पहले वाले में मैं यहाँ पे किया था, मैं दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे मेजियल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको डिस्टल को यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जो प्रोफेसर होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है, जब आप यहाँ पे देखेंगे, सो यहाँ पे आप मेजियल को इस तरह से डायग्राम किए हैं। अगर यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में डायग्राम करेंगे, तो दोनों मेजियल एस्पेक्ट को ही डिनोट करने वाला है, जिसके वजह से आपका मार्क डिडक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप अपोजिट साइड से डायग्राम करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं, मार्क कट ही नहीं होगा। सो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा क्राउन है, वो क्राउन थोड़ा ज्यादा थिक होता है टुवर्ड्स द इंसिजल थर्ड। सो आपका ये इंसिजल थर्ड है, ये मिडिल थर्ड है, और ये सर्वाइकल थर्ड है। सो जो इंसिजल थर्ड रीजन है, वहां पे हमारा जो क्राउन है वो थिक होता है, और जो स्लोप होता है, क्यों ये थिक होता है? बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ द labial surface डिस्टोलिंगुअली। सो डिस्टली एंड लिंगुअली द स्लोप जो है labial surface का, वो थोड़ा ज्यादा है, जिसके वजह से ये थिकर दिखता है। और बाकी जितना सारा पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि पहला पॉइंट मैं आपको बताया उस चीज में कि वेज शेप्ड, जैसे कि मैं बताया आपको वेज शेप्ड, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि ये भी आपका वेज शेप्ड का है। सिमिलरली आप और क्या लिख सकते हैं कि जो लैबियल आउटलाइन है, जो आपका लैबियल आउटलाइन हो गया, लैबियल आउटलाइन, वो भी कन्वेक्सिटी शो कर रहा है। वो भी क्या शो कर रहा है? कन्वेक्सिटी शो कर रहा है। और जो आपका रूट है, जो रूट है वो कोनिकल इन स्ट्रक्चर है, कोनिकल स्ट्रक्चर है। और जो लास्ट वन है हमारा सर्वाइकल लाइन, जो सर्वाइकल लाइन के बारे में हम बात किए थे, यहाँ पे भी ये कॉन्कैविटी शो कर रहा है टुवर्ड्स द अपेक्स ऑफ द रूट के अपेक्स को। यहाँ पे और एक चीज ध्यान देना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखा कि कॉन्कैविटी टुवर्ड्स द अपेक्स ऑफ द रूट। क्यों मैं यहाँ पे टुवर्ड्स द अपेक्स ऑफ द रूट मेंशन कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आप और एक चीज लिख सकते हैं, वो ये है कि कन्वेक्सिटी टुवर्ड्स द क्राउन टिप ऑफ द क्राउन, या क्राउन टिप को ये कन्वेक्सिटी शो कर रहा है, और टुवर्ड्स द अपेक्स ऑफ द रूट ये कॉन्कैविटी शो कर रहा है। इंसिजल एस्पेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं इंसिजल एस्पेक्ट के बारे में बात करूं, सो वही फिर से मैं आपको जैसे बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे होता है कि डायग्राम। सो सबसे पहले आप एक डायग्राम करेंगे, बस एक मशरूम जैसा दिखाई देता है, मतलब जो लाइक डायग्राम का शेप है ना, आप खुद याद रखने के लिए बस आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सो बेसिकली ये हो गया आपका इंसिजल एस्पेक्ट। सो इंसिजली अगर हम देखेंगे, यानी कि इंसिजल में अगर हम देख रहे हैं, द क्राउन सुपर इम्पोजेस ओवर द रूट कंप्लीटली। सो जो क्राउन है हमारा, ये जो आप क्राउन देख रहे हैं, ये जो रूट को सुपर इम्पोज कर रहा है, यानी कि अगर हम इंसिजल सरफेस से देखेंगे, तो हमको जो रूट है वो दिखाई नहीं देने वाला है, यानी कि सिर्फ हमको क्राउन दिखाई देने वाला है। सो हम क्या लिख सकते हैं, इंसिजली जो क्राउन है हमारा, वो जो क्राउन है वो क्या कर रहा है, क्राउन है वो क्या कर रहा है, सुपर इम्पोजेस। क्या सुपर इम्पोज कर रहा है? ओवर द रूट कंप्लीटली। सो रूट को सुपर इम्पोज कर रहा है, यानी कि इस एस्पेक्ट से हम जो रूट है उसको नहीं देख पाएंगे। लैबियल सरफेस जो है वो थोड़ा ब्रॉड दिखाई देता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डिस्टेंस है ज्यादा है एंड फ्लैट है। और अगर मैं लिंगुअल का बात करूं, तो लिंगुअल पोर्शन टैपर्स लिंगुअली, जो लिंगुअल पोर्शन है वो थोड़ा लिंगुअली टैपर कर रहा है, और ये थोड़ा नैरो हो जाता है, और सिंगुलम जो है वो प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। सो हम बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिखने वाले हैं वो ये है कि फ्रॉम दिस एस्पेक्ट द लैबियल सरफेस, जो लैबियल सरफेस है
वो थोड़ा ज्यादा ही ब्रॉड दिखाई देता है, ज्यादा ही ब्रॉड दिखाई देता है। एंड जो लिंगुअल पोर्शन है, जो लिंगुअल पोर्शन हुआ हमारा, लिंगुअल पोर्शन it tapers lingually, it tapers lingually। तो जैसे कि मैं आपको बताया था, ऑलमोस्ट हमारा ये एक जो लॉन्ग क्वेश्चन था ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया, परमानेंट मैक्सिलरी राइट और लेफ्ट सेंट्रल इंसिजर। सो उसमें आपको क्या क्वेश्चंस आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको पहले बताऊंगा, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आता है। सो जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि राइट द chronology and the dimensions of 1 1 or 2 1 or 2 1 and also describe all its morphological actions, morphological features, sorry, morphological features। morphological features। सिमिलरली अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो एक हो गया टूथ नंबरिंग सिस्टम, टूथ नंबरिंग सिस्टम, और आपका इंसिजल सरफेस, इंसिजल सरफेस। सो गाइस, ये था पूरा डिटेल टॉपिक अबाउट द परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसिजर। आई होप कि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये जो मैं जितना सर आपको लिखाया अभी, वो मैं मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको भी इजी हो जाएगा। ये वीडियो आपको इजीली, मतलब जो नोट्स है आपको अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आपको लिखने के लिए भी डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन मैं बोलूंगा ये चीज को आप और एक बार लिख दीजिए अपने खुद का जो नोट्स का पे, ताकि आपके लिए भी एक मतलब रिवाइज करने के लिए, लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए हेल्प हो सकता है। सो गाइज, आई होप you have learned something from this video. So guys, don't forget to like, share and subscribe the channel, and also click on the bell icon to get the notifications first.